नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है सीक्वेंस ऑफ टेंस और ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का दूसरा पार्ट है। सीक्वेंस ऑफ टेंस के पहले पार्ट में इसकी जो सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी कि सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो टॉपिक हमारी परीक्षा में जो पूछा जाएगा उसमें दो क्लोज आएंगे और जिसको एक को हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, दूसरे को हम सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से जानते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज में जो टेंस आएगा, जो टेंस की वर्ब होगी, उसको आधार मान करके सबऑर्डिनेट क्लोज में हमें टेंस को भरना है। इसे ही हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। और इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ी थी। और उसी के साथ साथ पहले पार्ट में हमने सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आने वाले जो कंडीशनल सेंटेंस थे वो भी वहाँ पर पूरे करे थे। और शायद मुझे लगता है वो टॉपिक आपके समझ में आ भी गया होगा। और उस वीडियो को यदि ध्यान से आपने देखा है तो आपके ये जो हमारे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक रखा गया है सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से हम उस सही फॉर्म को भर सकते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जाएगी। तो चलते हैं उसी क्रम में सीक्वेंस ऑफ टेंस पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं टॉपिक का नाम भी मैंने लिखा है सीक्वेंस ऑफ टेंस नंबर 2। तो इसमें आज हम 3 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 10-11 रूल्स हैं तो इसके 2-4 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक साथ पार्ट बनाने से वीडियो बड़ा भी होता है और जब एक दूसरे को एक साथ पढ़ते हैं तो उसमें कन्फ्यूज भी होता है, वो मिक्स भी होते हैं। इसलिए आज के इस दूसरे पार्ट में सीक्वेंस ऑफ टेंस के यहाँ पर मैं 3 रूल्स पर चर्चा करूँगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और तीनों को तीनों पढ़ने के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। और जिस सब्जेक्ट को मोस्ट ऑफ विद्यार्थी जो आर्ट्स से रिलेटेड हैं वो छोड़ देते हैं फर्स्ट पेपर में, इंग्लिश को टच भी नहीं करते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस इन वीडियोज़ को देखने के बाद, इंग्लिश पढ़ाने के बाद बढ़ेगा। और 2-4 प्रश्न भी यदि 5 में से सही होते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज की जो वर्ब होगी सेंस के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस संदर्भ में हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और लिखने से ही सब कुछ नहीं होता है, इसको मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ध्यान से सुन करके इसको समझना है कि क्या कहना चाहते हैं। हमारे एक फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में सिलेबस में एक टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहाँ भी इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस ऑफ टेंस का ये पार्ट होने के कारण इस रूल्स को मैंने यहाँ भी फॉलो किया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और एक इन्वर्टेड कोमा के इस तरह से चिन्ह बने होते हैं उसके अंतर्गत होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा सबको हटा करके और हम दोनों वाक्यों को एक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, और उस कंजंक्शन को जोड़ने के बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें भी हम परिवर्तन करते हैं। तो उसी के अनुसार जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। तो दोबारा समझना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। तो यदि प्रिंसिपल क्लोज में हमारी जो वर्ब है वो कौन कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा उसकी जो वर्ब होगी वो किसी भी टेंस में हो सकती है। फिक्स नहीं है कि प्रेजेंट में ही हो, ना ही ये फिक्स है कि वो पास्ट में हो, और ना ये फिक्स है कि फ्यूचर में हो। तो फिर किसको आधार मानेंगे, तो वहाँ पर जो आधार होगा वो होगा सेंस, यानी जो भावार्थ जो निकल रहा है उसके आधार पर हम इसको भरते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि सी सेज दैट सी इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 क्लोज हैं जो दैट से जुड़े हुए हैं। सी सेज यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज है और सी इज़ हैप्पी यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें जो टेंस है सेज, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है। टेंस की पहचान आपको मैं बता ही चुका हूँ कि किस टेंस की पहचान किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब में एस और एस जुड़ा हुआ है, इससे सीधी सी पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज में दिया गया है। तो आगे वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसमें इज़ हैप्पी, यानी यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भरा गया है।
दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सी सेज दैट सी वाज हैप्पी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लेकिन दैट के बाद यहाँ पर वाज का प्रयोग यानी यहाँ पर पास्ट का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल है सी सेज दैट सी विल बी हैप्पी। यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो क्लोज है वो तीनों ही वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिया गया है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें मैंने तीनों टेंस का प्रयोग किया है। तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब दोबारा से उस नियम को हम देखेंगे तो एग्जाम्पल से आपके यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि यदि प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो आगे का जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें जो टेंस होगा वो सेंस के अनुसार प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। उसी रूल्स में हमने पढ़ा था कि यदि प्रिंसिपल क्लोज का जो टेंस है यदि फ्यूचर टेंस है तो भी आगे आने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें भी हम कोई सा भी टेंस भर सकते हैं। तो उसी के 3 एग्जाम्पल मैंने सेम एग्जाम्पल ऊपर से लिए हैं कि सी विल से, फिर यहाँ से दोनों को दैट से कनेक्ट किया गया है कि सी इज़ हैप्पी। दूसरा एग्जाम्पल है सी विल से दैट सी वॉज हैप्पी, सी विल से दैट सी विल बी हैप्पी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी जो प्रिंसिपल क्लोज है तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उन तीनों एग्जाम्पल्स में जो टेंस भरा गया है वो है फ्यूचर टेंस, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें एक में प्रेजेंट टेंस भरा गया है, एक में पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है और एक में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है। तो ये 6 एग्जाम्पल से बिल्कुल आपका जो पहला रूल है वो क्लियर हो गया होगा कि यदि, और ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इसको इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो कंजक्शन भी लगाते हैं, टेंस में परिवर्तन भी करते हैं। ये सारी चीज़ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो चैप्टर होगा वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको पैटर्न याद रखना है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि आपका जो वाक्य होगा उस वाक्य में वो लिख देगा कि सी सेज दैट, सी और फिर इज़ की जगह वहाँ पर आपके ब्लैंक मिलेगा और नीचे प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे जिसमें लिखेगा इज़, वाज, विल बी, ऑल अबोव। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उपरोक्त तो सभी, या फिर इज़ दे देगा या फिर दूसरा देगा तो आपको उसमें से सेंस के अनुसार इज़, वाज या विल बी का वहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो इस तरह से ब्लैंक्स आपसे परीक्षा में भरवाएगा। तो बिल्कुल पैटर्न को आप अपने दिमाग में बैठा लें कि यदि प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा जिसको हमने दैट से जोड़ रखा है उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में से किसी भी टेंस का अपन सेंस के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा आज का पहला रूल था। अब चर्चा करते हैं रूल नंबर 2। यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में हो, 2 टेंस अपन ऊपर पढ़ ही चुके हैं रूल नंबर 1 में कि यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो कोई सा भी टेंस भर सकते हैं। अब हमारे सामने तीसरा टेंस बचता है पास्ट टेंस। तो यहाँ पर पास्ट टेंस होगा तो क्या भरेंगे? तो प्रिंसिपल क्लोज में यदि पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगी, और ये भी किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यानी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच जो दैट से जुड़ा हुआ है वहाँ पर भी कौन सा टेंस भरेंगे? तो वहाँ पर भी पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो उन अपवादों को भी मैंने इसी वीडियो में शामिल किए हैं। तो पहले मुख्य नियम आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस। तो एग्जांपल देखते हैं, ही सेड दैट सी वुड कम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है कि पास्ट टेंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और यहाँ पर दैट कनेक्टिव वर्ड से इसको जोड़ा गया है। तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें वुड का प्रयोग किया गया है। ये विल की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस हम इसको मानेंगे? पास्ट टेंस। दूसरा एग्जाम्पल है दे सैड दैट दे प्लेड वेल। उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह से खेले। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का प्रयोग वहाँ पर किया है। वी न्यू दैट दे वुड नॉट कम। तो न्यू यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो दैट के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वहाँ पर भी हमने वुड का प्रयोग यानी पास्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। आई नोटिस्ड दैट सी वॉज नॉट लाफिंग। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है दैट से पहले
उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो दैट के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वहाँ पर भी वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो पहले रूल और दूसरे रूल्स में हमने यही देखा है कि दोनों ही जगह जो सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, दैट सब से जुड़े हुए हैं। तो परीक्षा में दैट से पहले यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आ रहा है तो दैट के बाद हमें कोई सा भी टेंस उसमें अपन भर सकते हैं, और यदि दैट से पहले पास्ट टेंस परीक्षा में आ रहा है तो आगे जो ब्लैंक्स होगा उसमें भी हमें कौन सा टेंस भरना है, पास्ट टेंस भरना है। ये हमारा सामान्य नियम था। अब इसके कुछ अपवाद हैं, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। रूल नंबर 2 एक्सेप्शंस यानी अपवाद। यानी अपवाद का मतलब होता है कि पहले नियम का जहाँ पर खंडन होता है उसी को हम अपवाद कहते हैं। तो अभी हमने रूल नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लोज में पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी पास्ट टेंस होगा। तो इस नियम को तोड़ने वाले नियम को हम अपवाद कहते हैं। तो कहाँ कहाँ पर इस नियम का खंडन होगा तो वो मैंने यहाँ लिखा है। तो पहला अपवाद है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में यूनिवर्सल ट्रुथ को बताया जा रहा है तो मेन क्लोज में पास्ट टेंस होने पर भी सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस का यूज किया जा सकता है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि मान लीजिए हमारा जो मेन क्लोज है और मेन क्लोज में कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है, और यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी सार्वभौमिक सत्य है जो कभी बदलता नहीं है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी हमें पास्ट का प्रयोग न करके प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि मेन क्लोज में पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट में भी पास्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट टेंस का प्रयोग ना करके और कौन से टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य जो किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय बदलते नहीं है। एग्जाम्पल से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माई फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट से ये कनेक्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी इधर देख सकते हैं पास्ट टेंस है, लेकिन आगे आप देख सकते हैं इसका प्रयोग किया गया है यानी यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ इज़ राउंड, की पृथ्वी गोल है। तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट का यूज़ कर देंगे तो हमारा जो सेंस वो गलत हो जाएगा कि पृथ्वी गोल थी, इसका मतलब अब गोल नहीं है। तो उसी चीज़ का हमें सावधानी से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा उसको सबसे पहले आपको जो चीज़ बरतनी है वो है सावधानी, यानी उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। जो जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको दिमाग में लाना है और आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा और उसी रूल्स के अनुसार आपको वहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरना है। तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर पास्ट का प्रयोग न करके और प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है माई टीचर टोल्ड मी दैट 2 and 2 makes 4, कि मेरे अध्यापक ने मुझे बताया कि 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज में एस और एस का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, क्योंकि ये भी एक गणितीय तथ्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इधर पास्ट टेंस था लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज में हमने प्रेजेंट का ही प्रयोग किया है क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हैं कि आवर टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर भी एस और एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि सबऑर्डिनेट जो क्लोज है एक सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ईस्ट यानी पूर्व, इसीलिए यहाँ पर पास्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रेजेंट का यूज हमने किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड सेड दैट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कि मेरे मित्र ने मुझे कहा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है लेकिन फिर भी सबऑर्डिनेट क्लोज में हमने प्रेजेंट का प्रयोग किया है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, की प्रत्येक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ये कहावत है। तो सार्वभौमिक सत्य के साथ साथ यदि कोई कहावत आ रही है, प्रोवर्ब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो कोई प्रोवर्ब आ रही है तो प्रोवर्ब में जो टेंस होगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही हमें उसको यूज़ करना है। तो विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि ये अपवाद है।
कहीं आप सीधे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देख करके और फिर ऑप्शंस में से वाज को यदि आप टिक करते हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सावधानी से प्रश्न को पढ़ें। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई सार्वभौमिक सत्य है, कोई गणितीय तथ्य है, कोई विज्ञान से संबंधित तथ्य है या फिर कोई कहावत है, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट का ही प्रयोग करना होगा। वैज्ञानिक तथ्य का मतलब है जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, कि 100 डिग्री पर पानी उबलता है, तो वहाँ पर भी आपको प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है। तो इस तरह से पहला अपवाद आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरे अपवाद की बात करें तो यदि सबऑर्डिनेट क्लोज का एक एडजेक्टिव क्लोज है तो सेंस की रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी टेंस यूज किया जा सकता है। तो जैसे हमने पहले नियम में पढ़ा था कि यदि हमारे प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में सेंस के अनुसार कोई भी टेंस प्रयोग किया जा सकता। सेम वैसा ही रूल है कि सबऑर्डिनेट क्लोज यदि एक एडजेक्टिव क्लोज है तो ये क्लोज का एक प्रकार है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। यहाँ पहले मैं इस शब्द को क्लियर कर देता हूँ कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, तभी आपकी बात समझ में आएगी। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण और एडजेक्टिव क्लोज का मतलब होता है, क्योंकि क्लोज की परिभाषा कल के वीडियो में हमने पढ़ी थी कि क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह होता है। दैट कंटेंस ए सब्जेक्ट, उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है। एंड दैट हैज़ ए ओन वर्ब, और खुद की एक वर्ब होती है। तो यदि कोई क्लोज है, कोई शब्द समूह है, वो किसका काम कर रहा हो, एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम कर रहा हो। पूरा क्लोज यदि विशेषण बन जाए तो उसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा एडजेक्टिव क्लोज है तो सेंस की रिक्वायरमेंट के अनुसार, सेंस के अनुसार उसमें अपन प्रेजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर का टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सेंस देखना है कि वाक्य को बोलते समय परिस्थिति क्या थी, उसी के अनुसार हमें टेंस का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण से आप देख सकते हैं, आई सा ए बॉय हु वाज राइडिंग ए बाइक। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज है जिसको अपन ने हु से जोड़ा है कि आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। तो यहाँ पर सा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये बॉय जो है वो हमारे नाउन है, उसकी पूरी विशेषता है कि मैंने एक लड़के को देखा और लड़के की विशेषता थी हु वाज राइडिंग ए बाइक, वह एक बाइक चला रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर वाज राइडिंग वर्ब भी है और ये एक शब्द समूह भी, इसलिए क्लोज है। और ये बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज है। तो इसलिए हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव क्लोज में सेंस के अनुसार कोई से भी टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया है, पास्ट टेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि माई फ्रेंड मैट ए मैन, मेरा मित्र एक आदमी से मिला। ये सेकंड फॉर्म है मैट, मीट की पास्ट टेंस है। और मैन की विशेषता यानी ये क्लोज बता रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं कि हु ड्राइव्स ए बस, जो एक बस चलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रेजेंट का प्रयोग किया है, एस और ईएस का। तो ऊपर वाले में सेंस के अनुसार हमने पास्ट टेंस का प्रयोग किया है और नीचे वाले में हमने सेंस के अनुसार प्रेजेंट का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति को आपको समझना है कि मेरा मित्र एक आदमी से मिला और वो जो आदमी है वो क्या करता है, एक बस चलाता है। तो इसका मतलब वो आदमी अभी जिंदा है और वो जो बस चलाने का उसका जो काम है वो अभी कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम केवल और केवल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए परिस्थिति बदल जाए कि जिस आदमी से मेरा मित्र मिला और उसने बस चलाना छोड़ दिया, तो सेंस के अनुसार हम यहाँ पर पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो या तो वह बस चलाना छोड़ देता है तब यहाँ पर पास्ट का प्रयोग करेंगे, या फिर यहाँ पर वो आदमी ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है, तो भी हम यहाँ पर पास्ट का प्रयोग करेंगे। या फिर मेरा मित्र एक आदमी से मिला और वो आदमी कहता है कि मैं भविष्य में बस चलाऊंगा, यानी बस चलाना सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम फ्यूचर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सेंस का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू सेंस हम किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि वी मेट द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द ऐसे कॉम्पिटिशन, कि हम एक लड़की से मिले। तो यहाँ पर मैट वही सेकंड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव क्लोज है पूरा का पूरा कि हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, जिसने पहला पुरस्कार जीता इन द ऐसे कॉम्पिटिशन, निबंध प्रतियोगिता में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया ना, पास्ट का प्रयोग किया गया है। तो ये रूल नंबर 2 के 2 हमने अपवाद पढ़े हैं।
एक अपवाद में हमने पढ़ा कि यदि कोई सार्वभौमिक सत्य है, गणितीय तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य या कोई कहावत है, तो यदि प्रिंसिपल क्लोज में पास्ट टेंस होने के बावजूद भी हमें प्रेजेंट का प्रयोग करना है। दूसरे अपवाद में हमने पढ़ा है कि यदि हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज एक एडजेक्टिव क्लोज है तो सेंस के अनुसार उसमें हम प्रेजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः दो का ही होता है और कहीं कहीं पर फ्यूचर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रूल्स नंबर 3। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज मैन क्लोज से दैट कंजंक्शन से जुड़ा हो और दैट का सेंस यदि पर्पज हो तो यहाँ पर दो नियम हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर भी तीसरे नियम में भी मैंने इसलिए इसको शामिल किया है क्योंकि ऊपर हमने जो रूल्स नंबर 1 और रूल्स नंबर 2 पढ़ा है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंस में यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ द टेंस का प्रयोग करना है। लेकिन यदि दैट का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर दैट का मतलब क्या हो, पर्पज, कोई उद्देश्य हो, उसके पीछे कोई कारण हो, तो हमें किन किन रूल्स का हमें फॉलो करना है तो वो हमें देखते हैं। तो यहाँ पर दो रूल्स का हमें फॉलो करना है। तो वो दो रूल्स कौन कौन से हैं? पहला है कि यदि मैन क्लोज में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज यानी दैट के बाद जो क्लोज आ रहा है उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। और मे एक मॉडल है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा, यदि मैन क्लोज में यदि पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में हम माइट का प्रयोग करेंगे। और माइट भी एक मॉडल है इसलिए यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरे नंबर रूल्स में ये कब हमें नियम का फॉलो करना है, जब हमारा कनेक्टिव वर्ड जो दैट है उसका मतलब क्या हो, कोई पर्पज हो, कोई उद्देश्य हो, तभी हमें इस नियम का फॉलो करना है। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि पर्पज है? तो मैन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज का जब हम सेंस निकालेंगे तो हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो दैट का प्रयोग किया गया है वो पर्पज के सेंस में किया गया है। जैसे एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उस तरह से आएगा, वी ईट दैट, वी और यहाँ पर वो रिक्त स्थान देगा और ये जो आंसर है वो आपके ऑप्शंस में से मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी ईट कि हम खाते हैं या हम भोजन करते हैं, दैट ताकि, वी में लिव हम जिंदा रह सके। तो यहाँ पर जो दैट का जो प्रयोग किया गया पर्पज के सेंस में किया गया, उद्देश्य के सेंस में किया गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज में खाना बताया है, सबऑर्डिनेट क्लोज में उसका उद्देश्य बताया है कि हम भोजन क्यों करते हैं, तो हम भोजन जिंदा रहने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो आगे हमने किसका प्रयोग किया है? मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने किया है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ही विल वर्क हार्ड दैट ही मे स्कोर हाई मार्क्स। वह हार्ड वर्क करेगा, अच्छी मेहनत करेगा ताकि ही मे स्कोर हाई मार्क्स, ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दैट का जो सेंस है वो पर्पज है और दैट से पहले जो टेंस यूज़ किया गया है वो फ्यूचर है, इसलिए आगे जो टेंस हमने यूज़ किया उसमें मे के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस हो या फिर प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर टेंस हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा उसमें हमें किसका प्रयोग करना है? हमें मे का प्रयोग करना है। मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चूज हमें करना है। तीसरा एग्जाम्पल भी इसी रूल्स का है कि सी गेट्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठती है, दैट सी में प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर एवरीबडी, ताकि वह सभी के लिए नाश्ता तैयार कर सके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गेट्स अप का प्रयोग हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसीलिए दैट के बाद हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? मे का प्रयोग किया है। और सेंस क्या था दैट का? सेंस ऑफ द पर्पज, यहाँ पर पर्पज सेंस में। अब माइट का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारे प्रिंसिपल क्लोज में यदि पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है तो दैट के बाद हमें माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं कि ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की पढ़ाई में, दैट ही माइट नॉट फेल, ताकि वह फेल ना हो सके। तो यहाँ पर दैट का जो सेंस है वो पर्पज है और जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग ना करके हमने माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। राजू परचेज्ड ए गिफ्ट दैट ही माइट गिव इट टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर भी दैट है वो सेंस ऑफ पर्पज है
और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज उसमें माइट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 रूल्स पढ़े हैं और तीनों रूल्स मुझे लगता है आपके समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अंग्रेजी उतना कठिन विषय नहीं है जितना आप समझते हैं। यदि आप उसको थोड़े से भी ध्यान से और गौर से पढ़ते हैं तो सेम चीज़ रिपीट्स होती हैं, बस थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी है और एक दो बार पढ़ने से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। फिर भी यदि इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत अवश्य कराएं, ताकि समय पर ही आपके डाउट का क्लियर हम कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके फीडबैक अवश्य दें। आपके कमेंट पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम आपको कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल हमें बुरा नहीं लगेगा यदि आपको अच्छा नहीं लगा है, आपको वीडियो में कोई कमी मिलती है, पढ़ाने के तरीके में कोई कमी मिलती है, तो आप बेझिझक उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।